हेलो। तो चलिए आज के इस बेहद जरूरी विश्लेषण पर अपना पूरा फोकस करते हैं, क्योंकि आज हम जिस सिस्टम, पर्यावरण और इंसानी जान की बात करने वाले हैं ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन इस पूरी बात को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 1975 में जाना होगा। अमेरिका और वियतनाम का भयानक युद्ध चल रहा था। जंगलों में छिपे दुश्मनों को खत्म करने के लिए आसमान से कुछ ऐसे केमिकल्स गिराए गए जिन्होंने सिर्फ पेड़ पौधे नहीं जलाए, बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाला एक बायोलॉजिकल ट्रॉमा दे दिया। और सच बताऊं, ये सिर्फ इतिहास का कोई पन्ना नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो हुआ क्या था, जिन केमिकल्स का वहां छिड़काव हुआ ना, उनमें डायोक्सिन्स नाम के बेहद खतरनाक कंपाउंड थे। अब ये डायोक्सिन्स क्या बला हैं? ये ऐसे केमिकल्स हैं जो एक बार पर्यावरण में आ गए तो कभी खत्म नहीं होते, लिटरली कभी नहीं। आज 50 साल बीत जाने के बाद भी वियतनाम की मिट्टी में ये जहर घुला हुआ है। और इसका नतीजा, आज वहां तीसरी और चौथी पीढ़ी के बच्चे भी गंभीर जन्मजात बीमारियों और कैंसर का शिकार हो रहे हैं। मतलब ये अविनाशी रसायन इंसानियत के लिए किसी भयानक शराब से कम नहीं है। अब हमारे मन में यह सवाल आना बिल्कुल लाजमी है कि भाई, दूसरे देश की वो आधी सदी पुरानी बात आज हम यहां क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिल्कुल यही सब आज हमारे अपने घर में हो रहा है। दिल्ली में 150 एकड़ में फैले कचरे के उन पहाड़ों की हकीकत तो हम सब जानते ही हैं, जिनमें आए दिन आग लगती रहती है। तो इस महासंकट को सुलझाने के लिए एक तथाकथित क्रांतिकारी समाधान पेश किया गया, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। यानी सीधे शब्दों में कहें तो कचरे को जलाकर भाप बनाना और उससे बिजली पैदा करना। सुनने में तो आइडिया एकदम शानदार, क्लीन और मॉडर्न लगता है ना? कि भाई वाह, कचरे का निपटारा भी हो जाएगा और मुफ्त की बिजली भी मिल जाएगी। चलिए अब सेक्शन 1 देखते हैं। सुरक्षित प्रोसेसिंग से ज्यादा मुनाफे पर जोर, $1 बिलियन का कार्बन क्रेडिट भ्रम। ओके, तो आइए समझते हैं कि इस पूरी कहानी में असल खेल क्या चल रहा है। देखिए, बात सिर्फ कचरे को ठिकाने लगाने की नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत ही सॉलिड फाइनेंशियल इंसेंटिव काम कर रहा है। असल में कार्बन क्रेडिट्स नाम का एक पूरा ग्लोबल मार्केट है जो लगभग $1 बिलियन का है। होता यह है कि जब कोई कंपनी कचरा जलाकर ग्रीन एनर्जी बनाती है तो उसे यूनाइटेड नेशन से कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलते हैं, और फिर इन्हीं सर्टिफिकेट्स को उन विदेशी कंपनियों को भारी मुनाफे पर बेचा जाता है जो खुद दुनिया भर में प्रदूषण फैला रही हैं। मतलब साफ है, कचरे के इस ढेर में भी करोड़ों का बिजनेस छुपा है। लेकिन यहीं पर बेसिक इकोनॉमिक्स सारा खेल बिगाड़ देती है। एक आइडियल सिचुएशन में जब सिर्फ ऑर्गेनिक कचरा या कागज जलाया जाता है तो उससे सिर्फ हानि रहित राख और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। पर हकीकत क्या है? ट्रकों में जो कचरा भर भर के आता है ना, उसमें बैटरी, मोबाइल फोन के पार्ट्स, पीवीसी, प्लास्टिक, सब कुछ मिक्स होता है। अब इस जहरीले ई वेस्ट को छांटकर अलग करने में भारी मशीनरी और लेबर का बहुत खर्च आता है। तो पैसा और समय बचाने के चक्कर में सब कुछ एक साथ भट्टी में झोंक दिया जाता है। और जब पीवीसी और ई वेस्ट एक साथ जलते हैं तो पता है क्या निकलता है? वही भयानक डायोक्सिन्स जिनका जिक्र हमने वियतनाम वाले हिस्से में किया था। सेक्शन 2, जैविक नुकसान। जब ये भारी धातुएं स्कूलों और घरों पर गिरती हैं। अब जो बात हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेहद खौफनाक है। ये बिना छंटा हुआ कचरा इस प्लांट को कोई पावर हाउस नहीं, बल्कि एक खतरनाक केमिकल रिएक्टर बना देता है। कचरा जलने से जो धुआं आसमान में जाता है वो हवा में गायब नहीं हो जाता। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी उन सारे जहरीले तत्वों और भारी धातुओं को वापस नीचे खींच लाती है, और ये सीधे गिरते हैं प्लांट के आसपास बने स्कूलों पर, बच्चों के खेल के मैदानों पर और लोगों के घरों की छतों पर। अब जरा देखते हैं कि ये भारी धातुएं इंसानी शरीर का क्या हाल करती हैं। कुछ पल के लिए फर्ज कीजिए कि हमारा शरीर एक सिंपल स्टिक फिगर है जो सिर्फ हड्डियों के ढांचे पर टिका है। अब इस कैडमियम को देखिए, जो वहां नॉर्मल लेवल से 19 गुना ज्यादा पाया गया है। हमारा शरीर गलती से इसे कैल्शियम समझकर सोख लेता है, और नतीजा, ये अंदर ही अंदर हड्डियों को गलाने और खोखला करने लगता है। आर्सेनिक सीधे हमारे दिल और फेफड़ों पर वार करता है। और लेड की तो इंसानों के लिए कोई सेफ लिमिट होती ही नहीं है। खासकर छोटे बच्चों के दिमाग के लिए तो ये पूरी तरह से विनाशकारी है। सेक्शन 3, प्रभावितों की आवाज, ग्रीन एनर्जी की मानवीय कीमत। चलिए अब इन मॉलिक्यूलर डेटा और केमिकल नामों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और उस असल इंसानी कीमत को देखते हैं जो इस सो कॉल्ड ग्रीन एनर्जी के नाम पर चुकाई जा रही है। ये सिर्फ हवा में तैरते कुछ रसायन नहीं है, ये उन परिवारों और मेडिकल प्रोफेशनल्स की रोजमर्रा की दर्दनाक हकीकत है जो हर दिन इस जैविक खतरे से लड़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर भदौरिया की कहानी लेते हैं। वो एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने प्लांट के पास एक घर लिया था, ये सोचकर कि चलो आसपास अच्छे पार्क और स्कूल हैं। लेकिन कुछ ही समय में उन्हें और उनकी बेटी को सांस की बेहद गंभीर बीमारियां घेरने लगी।
उनका शरीर इतनी तेजी से जवाब देने लगा कि मात्र 5 सालों के अंदर वो 20 साल बड़े और बूढ़े दिखने लगे। और परेशानी सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। उसी इलाके की एक लोकल गायनेकोलॉजिस्ट ने एक बहुत ही डराने वाला पैटर्न देखा। जब से ये प्लांट खुला है, उस इलाके में मिसकैरेजेस और बच्चों में जन्मजात डिफेक्ट्स के मामले भयानक तरीके से बढ़ गए हैं। हालात इतने खौफनाक हैं कि वो डॉक्टर अब अपनी प्रेग्नेंट मरीजों को साफ सलाह देती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान वो ये शहर ही छोड़ दें। और ताज्जुब की बात देखिए, जब वो महिलाएं शहर से बाहर जाती हैं तो सब एकदम नॉर्मल रहता है, लेकिन वापस आते ही फिर से सारी मेडिकल दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इसी जहरीले इकोसिस्टम में फंसी एक और निवासी की कहानी सुनिए, जो पेशे से एक राइटर और इकोनॉमिस्ट हैं। उनका 2 साल का छोटा सा बच्चा अब बिना ब्रीदिंग मशीन के सांस तक नहीं ले पाता। खुद उनके हाथों पर ऐसे छाले और गहरे कट्स हैं जो कभी भरते ही नहीं हैं। वो एक अपर मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन वो भी बुरी तरह यहाँ फंसी हुई हैं। उनके घर की कीमत इतनी गिर चुकी है कि कोई उसे खरीदने को तैयार ही नहीं है। मतलब इस टॉक्सिक ट्रैप से बाहर निकलना अब उनके लिए भी लिटरली असंभव हो चुका है। और ये बात हमारे इस पूरे सिस्टम की सबसे क्रूर सच्चाई को सामने लाती है। सोचिए, जब अपर और मिडिल क्लास की ये हालत है तो उन गरीब कचरा बीनने वालों का क्या हाल होता होगा जो आर्थिक सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर हैं। वो लोग प्लांट से डंप की जा रही ताज़ा, धधकती और सबसे ज़्यादा जहरीली राख के ढेर में अपने नंगे हाथों से बिना जले मेटल के टुकड़े खोजते हैं। ये वो मजबूर लोग हैं जिन्हें सिर्फ एक दिन के खाने का जुगाड़ करने के लिए हर रोज़ अपनी सेहत और अपनी जिंदगी का सौदा करना पड़ता है। सेक्शन 4, फेल होने के लिए बना सिस्टम, नौकरशाही और लापरवाही। अब एक बड़ा सवाल उठता है, जब विज्ञान इतने साफ साफ खतरे बता रहा है, जब स्थानीय लोग इतनी बुरी तरह तड़प रहे हैं, तो भी ये सब लगातार जारी क्यों है? इसका सीधा सा जवाब है हमारा सिस्टम, जो किसी भी मानवीय भावना से ऊपर बस एक ठंडी मशीन की तरह काम करता है। कानूनी और वैज्ञानिक रूप से देखें तो इस राख को किसी बायोहैजर्ड या न्यूक्लियर वेस्ट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। जैसे सिंगापुर वगैरह में इसे खास सील्ड फैसिलिटी में रखा जाता है। लेकिन हमारी स्थानीय हकीकत क्या है? यहाँ इसे खुले ट्रकों में भरकर सड़कों से ले जाया जाता है, जहाँ हवा के साथ उड़कर ये सीधा पैदल चलने वालों और बच्चों के चेहरों पर गिरती है। और आखिर में इसे पब्लिक पार्कों और स्कूलों की दीवारों के ठीक बगल में ऐसे ही डंप कर दिया जाता है, कोई रोक टोक नहीं। इतनी बड़ी क्रूरता इतने आराम से कैसे पनप सकती है? खैर, फिलॉसफी में एक बहुत ही गहरा कंसेप्ट है जिसे कहते हैं द बिनैलिटी ऑफ ईविल, या बुराई का सामान्यकरण। इसका सीधा सा मतलब है कि समाज में सबसे बड़ा विनाश किसी एक खलनायक या विलेन के जरिए नहीं होता। ये तब होता है जब बिल्कुल आम लोग एक टूटे हुए सिस्टम के अंदर आंखें बंद करके सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाते रहते हैं। बस एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर फाइलें आगे बढ़ती रहती हैं, परमिट रिन्यू होते हैं, स्टैंप लगते हैं, और इस साधारण सी कागजी कार्रवाई के शोर में असली इंसानी चीखें हमेशा के लिए दब जाती हैं। और इस बिनैलिटी ऑफ ईविल का सबसे जीता जागता सबूत जानते क्या है? सरकार की अपनी खुद की एक जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि इस प्लांट से निकलने वाले डाइऑक्सिन का स्तर सेफ लिमिट से 10 गुना ज्यादा था। जी हां, 10 गुना। सरकारी कागजों ने खुद मान लिया कि वहां दिन रात जहर उगला जा रहा है। फिर भी सिस्टम बिना किसी रुकावट के बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है, कोई एक्शन नहीं। अब यहां यह सोचना बिल्कुल गलत होगा कि इसके पीछे किसी एक राजनीतिक दल की साजिश है। अगर हम पूरी तरह निष्पक्ष होकर फैक्ट्स को देखें तो इस प्लांट को चलाने वाले मालिक पहले कांग्रेस में थे, फिर वो बीजेपी में आ गए, और जो स्थानीय एमसीडी के ट्रक ये सारा जहरीला कचरा और राख ढो रहे थे वो आम आदमी पार्टी के प्रशासन के अंडर आते थे। तो ये किसी एक पार्टी का फेलियर नहीं है, ये इस पूरी व्यवस्था का वो साधारण पाप है जिसकी जड़ें हर राजनीतिक विचारधारा में गहराई तक फैली हुई हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि आखिर इन सब पर निगरानी रखने के लिए लोग हैं कितने? केवल 500। भारत की 1.5 अरब की विशाल आबादी के लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 500 के आसपास है। और राज्यों के पॉल्यूशन बोर्ड्स की तो हालत और भी खस्ता है, वहां 50% से ज्यादा कुर्सियां खाली पड़ी हैं। मतलब जो सिस्टम हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है वो खुद पूरी तरह से लकवाग्रस्त है। और देखिए, जब सिस्टम इतना कमजोर होता है ना, तो मुनाफा हमेशा इंसानी जिंदगी पर हावी हो जाता है। इस प्लांट के एक पूर्व मैनेजर ने खुद एक बहुत ही चौंकाने वाला सच कबूल किया था। प्लांट के अंदर सेफ्टी और पोल्यूशन कंट्रोल के सारे मॉडर्न इक्विपमेंट मौजूद थे, लेकिन उन्हें चलाना बहुत महंगा पड़ता था।
इसलिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ तभी ऑन किया जाता था जब ऊपर से कोई रेगुलेटर या बड़ा अधिकारी चेकिंग के लिए आता था। ये एक बयान साफ तौर पर साबित कर देता है कि पब्लिक सेफ्टी तो बस नाम की है, असल अहमियत सिर्फ उनके प्रॉफिट मार्जिन को दी जा रही है। सेक्शन 5 फीके पड़े विरोध और ध्यान का संकट। समुदाय का गुस्सा शांत क्यों हो गया? शुरुआत में यूनाइटेड नेशंस से सर्टिफाइड इस खतरनाक प्रोजेक्ट के खिलाफ लोगों में खूब गुस्सा था। प्रदर्शन हुए, चिट्ठियां लिखी गईं, आवाजें भी उठाई गईं, लेकिन इतनी बड़ी हेल्थ क्राइसिस लगातार चलने के बावजूद वो सारे विरोध आज पूरी तरह शांत हो चुके हैं। ऐसा क्यों? दरअसल ये प्लांट शाहीन बाग के उसी इलाके के पास है जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की बड़ी आबादी साथ रहती है। सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक सांप्रदायिक विभाजन इतना गहरा हो चुका है कि अब किसी भी साझा मुद्दे पर एकजुट होना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। पर कड़वा सच को यह है कि हवा में उड़ता हुआ जहरीला कैडमियम और डाइऑक्सिन किसी का धर्म नहीं देखता। दोनों ही समुदाय समान रूप से इस जहर को पी रहे हैं, लेकिन आपसी दूरियों ने इस साझा खतरे के खिलाफ उनकी सामूहिक ताकत को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। और दोस्तों, यहीं से जन्म लेता है आज का सबसे बड़ा संकट। ये प्रदूषण या भ्रष्टाचार से भी कहीं ज्यादा बड़ा है, जिसे हम कह सकते हैं ध्यान का संकट या अटेंशन क्राइसिस। दार्शनिक कहते हैं कि अटेंशन एज अ मॉरल एक्ट, यानी हम अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हैं, ये अपने आप में एक नैतिक चुनाव है। आज के समाज में हर दिन, हर पल टीवी और सोशल मीडिया पर एक नया विवाद खड़ा किया जाता है, एक नया आउटरीच मैन्युफैक्चर किया जाता है। इस लगातार शोर और कभी न खत्म होने वाली डिस्ट्रैक्शन के बीच जिंदगियों से जुड़े ये असली और खौफनाक मुद्दे पूरी तरह से दबकर रह जाते हैं। तो अंत में आज के इस विश्लेषण का सबसे बड़ा और चुभने वाला सवाल यही है, क्या सच में दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ें वो नहीं हैं जो अचानक किसी धमाके के साथ फटती हैं, बल्कि वो हैं जो धीरे धीरे हमारी सांसों में घुलती रहती हैं और जिन्हें हम बस एक नॉर्मल बात मानकर जीना सीख लेते हैं। जब हम पर्यावरण से जुड़ी इस भयानक तबाही को देखना और इस पर सवाल उठाना ही बंद कर देते हैं, असल में तभी वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी बन जाती है। हम सबको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि कल सुबह जब हम उठेंगे तो हमारा ध्यान किस ओर होगा। आज के इस विश्लेषण में इतना ही।